हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में इट मीन्स लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन डिटेल, राइट। सो उसमें हमने क्या क्या देखा था। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में ये क्या क्या चीज़ें देखी थी। दैट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। इसके अलावा एक टाइप देखा था प्लांट ब्रीडिंग का, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, करेक्ट। सो अब म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और एक कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। सो एग्जांपल्स है, पहला एग्जांपल, नॉट फर्स्ट एग्जांपल बट इस लेक्चर के लिए फर्स्ट एग्जांपल है। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी, ठीक है। अब याद रखना ये जो भिंडी की स्पीशीज है एबेलमोस्टिस एस्कुलेंटिस, एबेलमोस्टिस एस्कुलेंटिस, ये रेजिस्टेंट नहीं है टुवर्ड्स येलो मोज़ेक वायरस। इट इज नॉट रेजिस्टेंट टुवर्ड्स येलो मोज़ेक वायरस, ठीक है। सो क्या किया गया था कि इसका जो वाइल्ड स्पीशीज है एबेलमोस्टिस मैनीहॉटलैंड, वाइल्ड स्पीशीज का नाम क्या है? एबेलमोस्टिस मैनीहॉटलैंड, ठीक है। अब इसका जो जीन था, ये जो जीन था इसका, ये रेजिस्टेंट था टुवर्ड्स येलो मोज़ेक वायरस। तो याद रखना यहां पर बेसिकली क्या किया गया, वो जो जीन है उसको ट्रांसफर किया गया और एक न्यू वैरायटी बनी। किसकी न्यू वैरायटी बनी है? एबेलमोस्टिस एस्कुलेंटिस की। एबेलमोस्टिस एस्कुलेंटिस की न्यू वैरायटी बनी है जिसका नाम है परभानी क्रांति। क्या नाम है? परभानी क्रांति। आमतौर पर एबेलमोस्टिस एस्कुलेंटिस जो है वो रेजिस्टेंट नहीं था टू येलो मोज़ेक वायरस, बट उसकी जो नई वैरायटी बनी है परभानी क्रांति, अब ये जो है इट इज रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। और ये कहां से आया था इसके पास? फ्रॉम द वाइल्ड स्पीशीज एबेलमोस्टिस मैनीहॉटलैंड, ठीक है। सो ये याद रखना है। आगे और एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। जगन्नाथ वैरायटी है एक राइस की, ठीक है। जगन्नाथ वैरायटी ऑफ राइस के अलावा है NP836, NP836 वैरायटी ऑफ वीट। अब ये जो वीट की वैरायटी है NP836, इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स रस्ट। इसके जो वीट की वैरायटी है NP836, इसके ऊपर कभी रस्ट नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट इंदौरी 2, इंदौरी 2 जो है इट इज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन, ठीक है। इंदौरी 2 जो है ये एक कॉटन की रेजिस्टेंट वैरायटी, और किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? बुलवॉर्म। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? बुलवॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। रिजाइना 2, रिजाइना 2 जो है इट इज द वैरायटी ऑफ कैबेज। रिजाइना 2 इज द वैरायटी ऑफ कैबेज एंड इट इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल रॉट। इट इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल रॉट, ROT। इट इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल रॉट। रॉट ब्लैक कलर के कैबेज नहीं दिखाई देंगे, उसके ऊपर ब्लैक कलर के कोई भी अपीयरेंस नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सो ये क्लियर रखना है एग्जांपल्स म्यूटेशन ब्रीडिंग के। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, और ये उसके अलावा जो एग्जांपल है वो है, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट टिश्यू कल्चर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से ये टॉपिक को समझो, राइट। सो अब टिश्यू कल्चर जो है, अब यहां पर कल्चर जो वर्ड है माइक्रोबायोलॉजी में, कल्चर वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो। याद रखना है हमेशा, माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, ठीक है। किसको ग्रो करेंगे यहां पर? टिश्यू, राइट। किसको ग्रो करेंगे यहां पर? टिश्यू को। अब ग्रो करेंगे उससे क्या होगा? तो याद रखना है टिश्यू कहीं ना कहीं सेल से बने हैं। किससे बन रहे हैं? सेल से, राइट। सो सेल की एक प्रॉपर्टी होती है, टिश्यू किससे बन रहे हैं? सेल से। और सेल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सेलुलर टोटीपोटेंसी। सेलुलर टोटीपोटेंसी, व्हाट इज दिस सेलुलर टोटीपोटेंसी? एबिलिटी ऑफ द न्यूक्लिएटेड मैच्योर लिविंग सोमैटिक सेल, एबिलिटी ऑफ द न्यूक्लिएटेड, जिसके पास न्यूक्लियस होगा, राइट, मैच्योर होगा और सोमैटिक सेल होगा, राइट,
अगर ये एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे सेल की टोटीपोटेंसी। सेलुलर टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है? सेल की एबिलिटी कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाए, न्यू कंप्लीट और होल ऑर्गेनिज्म बनाए, इसी को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर टोटीपोटेंसी। राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो टिश्यू है, टिश्यू में सेल है, तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि ये सेल जो है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल है, उनकी भी कहीं ना कहीं क्या होगी? एक पोटेंसी होगी, सेलुलर पोटेंसी होगी, सेलुलर टोटीपोटेंसी होगी। राइट। सो ये जो सेल है टिश्यू के अंदर, उनसे बेसिकली क्या बनेगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये याद रखना है। अब टिश्यू कल्चर जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एनिमल टिश्यू कल्चर, दैट इज ATC, और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, दैट इज PTC। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नीड सिलेबस हम PTC के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। अब मैं प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, कहीं ना कहीं एक चीज याद रखना है कि टिश्यू कल्चर या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर ये एक इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो टेक्निक का मतलब क्या होता है? जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में परफॉर्म होगा। याद रखना है कि इन विट्रो मतलब होता है इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो ये होता है इन विट्रो का मतलब। ये एक इन विट्रो टेक्निक है, एक आर्टिफिशियल टेक्निक है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली टेक्निक है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग जो है, हमने प्लांट ब्रीडिंग देखा था, तो याद रखना है कि जब प्लांट ब्रीडिंग वर्क नहीं कर सका, जब प्लांट ब्रीडिंग किसी प्लांट में वर्क ना करे, तो वहां पर ये टिश्यू कल्चर जो है ये जड़ी बूटी की तरह है उन प्लांट के लिए, कि अगर कोई भी प्लांट है वो प्लांट ब्रीडिंग से डिजायर कैरेक्टर नहीं पा रहा है, तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है उसके लिए बहुत ही जरूरी काम करेगा कि वो कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएंगे। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट ब्रीडिंग से अपने डिजायर कैरेक्टर नहीं एक्वायर कर पा रहे, तो वो टिश्यू कल्चर से एक्वायर कर पाएंगे। तो ये याद रखना है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम टिश्यू कल्चर का। इट इज अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल। मेंटेनिंग क्यों बोला है? कहीं ना कहीं सेल जो है वो मरे ना, इसका भी ध्यान रखना है। मतलब उसको प्रॉपरली विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर रहे हैं। राइट। सो इट इज अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग and growing plant cell, tissue or organ, especially on artificial medium in a suitable container under controlled condition. Under controlled condition मतलब proper temperature होना चाहिए जिसमें वो प्लांट सेल सर्वाइव कर सके। उसके अलावा pH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है, इट इज अ टेक्निक of maintaining and growing plant cell tissue or organ, especially in an artificial medium in suitable container under controlled condition। अब यहाँ पर artificial medium का मतलब क्या होगा? ये जो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर ही हमारे सेल्स या टिश्यू रखे जाएंगे और उसी मीडियम के अंदर वो धीरे धीरे करके ग्रो होंगे। तो याद रखना है, ऑन आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब इस मीडियम के ऊपर ही मेरा टिश्यू ग्रो होगा। टिश्यू ग्रो होके उससे क्या बनेगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब टिश्यू कल्चर जो है इसको किसने डेवलप किया था? गॉटलाइब हेबरलैंड। ओके, गॉटलाइब हेबरलैंड ने टिश्यू कल्चर डेवलप किया था। उसके अलावा उसने टोटीपोटेंसी जो प्रॉपर्टी है सेल की, ये भी उसने ही बताई थी, हेबरलैंड ने। ओके, इन द ईयर 1902। कौन से ईयर में बताई थी? 1902। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि टिश्यू कल्चर के लिए काम में आएंगे। ओके, सबसे पहला टर्म है एक्सप्लांट। ठीक है, हर एक टर्म जो है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से सुनो। एक्सप्लांट जो है, इट इज अ टिश्यू और पार्ट एक्साइज्ड फ्रॉम द प्लांट। इसका मतलब क्या? याद रखना है कि जो पीस को हम निकालेंगे, राइट। सो सपोज ये मेरा एक प्लांट है, ठीक है। तो सपोज मैं ये इतने पीस को कट कर रहा हूं, ये इतना पीस जो है मैं इसको ऐसे तोड़ के बाहर निकाल रहा हूं, तो वो है मेरा एक्सप्लांट। ये जो पार्ट है ये हो गया मेरा एक्सप्लांट। इट इज अ टिश्यू और पार्ट एक्साइज्ड, निकाला है। एक्साइज्ड मतलब निकाला है फ्रॉम द प्लांट। और कहां से निकाल सकते हैं? स्टेम, रूट, लीव्स। बहुत कॉमन जगह है प्लांट में जहां से हम
टिश्यू निकाल सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज एक्सप्लांट के बारे में याद रखते हैं, वहां के जो सेल्स हैं, ये जो एक्सप्लांट है जो मैंने कट किया है, सपोज ये मेरा कट करके बाहर आ गया, राइट। सो इसके अंदर जो भी सेल्स होने चाहिए वो सब किस टाइप के सेल्स होने चाहिए? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से टाइप के सेल होने चाहिए? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्यों? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिवाइडिंग सेल। जब डिवाइडिंग सेल होगा तभी तो टिश्यू से क्या बनेगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? तो एक्सप्लांट याद रखना है, इट इज द प्राइमरी पीस ऑफ द प्लांट और टिश्यू और पार्ट एक्साइज फ्रॉम द प्लांट। क्लियर है? तो ये याद रखना है। और कहां कहां से निकाल सकते हैं? स्टेम, रूट एंड लीव्स। एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी पार्ट एक्सरसाइज करेंगे और वही पार्ट को, जो पार्ट को एक्सरसाइज करें और वही पार्ट को हम एज ए एक्सप्लांट यूज करें, तो उसमें जो सेल्स है वो कौन से होने चाहिए? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। कैलस। अब कैलस जो है याद रखना है कि अब ये जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट जो है वो धीरे धीरे करके उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो वो डिवाइड होंगे। तो डिवाइड होने के बाद क्या बनेगा? एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटिक सेल्स। ठीक है, एक लूजली अरेंज्ड बंच बनेगा। लूजली अरेंज्ड बंच बनेगा कौन से टाइप के सेल्स का? पैरेनकाइमेटिक सेल्स। उसको क्या बोलेंगे? कैलस। और ये कैलस किससे डिराइव होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सप्लांट। जो एक्सप्लांट के अंदर सेल्स है वो धीरे धीरे करके ग्रो होने लगते हैं। ग्रो करके एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटिक सेल्स बनाएंगे, सारे आइडेंटिकल होंगे। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैलस। तो दो डेफिनेशन या दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आगे जब हम टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सप्लांट, कैलस। थर्ड, मॉर्फोजेनेसिस, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, राइट। तो किसका फॉर्मेशन? ऑर्गन का। किसका फॉर्मेशन? फिजिकल अपीयरेंस का, मॉर्फोलॉजी का फॉर्मेशन। तो यहां पर याद रखना है, सिंपल है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज स्टेम, लीव्स एंड रूट फ्रॉम कैलस। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज स्टेम, लीव्स, रूट फ्रॉम कैलस। तो ये देखो समझ में आ रहा होगा कि देखो सबसे पहले एक्सप्लांट बनेगा, मतलब हम एक्सप्लांट जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सप्लांट किस में ग्रो हो जाएगा? कैलस में। फिर कैलस के अंदर कुछ चेंजेस आएगा जिससे वो क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट, मतलब ऑर्गन्स डेवलप होंगे। और जब कैलस से नया प्लांट बनेगा, मतलब कैलस के अंदर जब भी मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस होगा वो एक आर्टिफिशियल तरीके से होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पूरी टेक्निक ही क्या है? आर्टिफिशियल टेक्निक है। इट इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ह्यूमंस। एक्सपर्ट ह्यूमंस के सुपरविजन में ये टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तीन डेफिनेशन याद रखना है, ये इंट्रोडक्शन याद रखना है। अभी आगे हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, ये जो हम देखते हैं थोड़े टाइम में, बस मैं एक इंपॉर्टेंट चीज इस पर बता देना चाहता हूँ। न्यूट्रिएंट मीडिया से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर, उसमें दिया गया था डेफिनेशन में, लास्ट लाइन जो है, लास्ट दो वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसमें दिए हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब याद रखना है, अभी मैंने बताया था पीएच टेम्परेचर एक प्रॉपर होना चाहिए, एक ऑप्टिमम होना चाहिए। इसके अलावा जो कंडीशन है वो एसेप्टिक होना चाहिए। एसेप्टिक मतलब क्या होता है? कंटैमिनेशन फ्री, एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए। एसेप्टिक मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कंटैमिनेशंस। ठीक है, वो जो लैब होगा उस लैब में जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? एसेप्टिक, स्टेरलाइज्ड कंडीशन। एक और वर्ड है स्टेरलाइज। ओके, सो ये याद रखना है। अब न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर आते हैं। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया, ये याद रखना, ये एक आर्टिफिशियल मीडियम है। डेफिनेशन में देखा था इन द ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम। तो ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम जो है वो एक आर्टिफिशियल मीडियम क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब ये टिश्यू को न्यूट्रिएंट देगा, राइट। तो याद रखना ये टिश्यू को क्या देगा? न्यूट्रिएंट देगा। तो अब इसमें जनरली एक जो मीडिया होता है उसमें जनरली क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्या क्या होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या आ सकता है? बोरॉन, मैग्नीशियम, ठीक है,
मॉलिब्डेनम, तो ये सब आ सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में। इसके अलावा एनर्जी सोर्स चाहिए होगा, तो एनर्जी सोर्स कौन से फॉर्म में होगा, सुक्रोज, करेक्ट। उसके अलावा विटामिन्स, विटामिन्स में थायमीन हम ले सकते हैं, राइट, निकोटिनिक एसिड ले सकते हैं, ये विटामिन का सोर्स हो। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन होगा, ग्रोथ हार्मोन्स। कौन से ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ऑक्सीन किस चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट, एंड साइटोकाइनिन्स किस चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, शूट। तो याद रखना है कि ऑक्सीन इंड्यूसेस रूट फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन्स इंड्यूस शूट फॉर्मेशन। तो ये पूरा किस में प्रेजेंट है, इस टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने आप सभी को दिख रहा है, ये जो यहां पर यही सब चीजें प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स दैट इज जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, उसके बाद कार्बन सोर्स सुक्रोज, उसके बाद विटामिन, निकोटिनिक एसिड, राइट। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन, सब इसके अंदर प्रेजेंट है। और जो मैंने यहां पर रेड किया है, ये क्या है, एक्सप्लांट, ठीक है। और ऊपर से मैंने इसको क्या किया है, बोल सकते हैं इसको ढक दिया है, एक क्लोज कर दिया है। क्लोज क्यों किया हुआ है, इन केस अगर जो एनवायरमेंट है या जो लैब है वो स्टेराइल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो नॉब है, ये जो क्लोजिंग कॉटन है, ये हेल्प करेगा। तो याद रखना ये क्लोजिंग कॉटन है, ठीक है। कॉटन, ये कहीं ना कहीं कॉटन से हम ढकते हैं। टेस्ट ट्यूब में याद रखना, टेस्ट ट्यूब में कॉटन डाल देते हैं ताकि जो अंदर है वो कंटामिनेट ना हो, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमम, जैसे मैंने बताया कंट्रोल कंडीशन, तो ऑप्टिमम पीएच है 5 to 5.8 और प्रिसाइजली बोले तो 5.7, रेंज है 5 to 5.8, प्रिसाइजली 5.7, एंड टेम्परेचर होना चाहिए 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि कैसे मेंटेन करेंगे, एयर कंडीशन, राइट। तो जो लैब है उस पूरे लैब में कहीं ना कहीं एयर कंडीशन बहुत सारे लगे होंगे, ओके। इसके बाद अब न्यूट्रिएंट मीडिया का एग्जांपल दिया हुआ है। न्यूट्रिएंट मीडिया का एग्जांपल है मुराशिगे स्कूग मीडिया या फिर मीडियम, मीडियम दोनों सेम है। तो न्यूट्रिएंट मीडिया का एग्जांपल है मुराशिगे स्कूग मीडियम, एमएस मीडियम, M&S मुराशिगे स्कूग, याद रखना है MS मुराशिगे स्कूग। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला न्यूट्रिएंट मीडियम है इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला मीडियम कौन सा है, मुराशिगे एंड स्कूग मीडियम, ठीक है। अब एक और चीज, ये सब यहां पर, राइट, ये टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर भी है, ये भी मैं बता दे रहा हूं, राइट। खाली हमने इसके अंदर सॉल्ट, कार्बन सोर्स, विटामिन यही नहीं डाला है, डिस्टिल्ड वाटर भी है, ठीक है। तो स्टेरिलाइज्ड वाटर भी है इसके अंदर, ठीक है। अब एक और चीज इस पूरे न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड की जाती है जिसको बोलते हैं जेलिंग अगार। वर्ड से समझ में आओगा, जेलिंग एजेंट जो है, जेलिंग एजेंट कौन सा होता है, अगार। जेलिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है, अगार। अगार जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे, जेलिडियम एमेंसी, ओके। जेलिडियम एमेंसी जो है, इस रेड एल्गे से एक जेलिंग एजेंट मिलता है जिसको बोलते हैं अगार। अब ये अगार भी हम इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर इंसर्ट करेंगे ताकि एक सॉलिडिफाइंग मीडियम अंदर हो, क्योंकि ये किस टाइप का एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट या फिर जेलिंग एजेंट। तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कार्बन सोर्स, विटामिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स and hormones, growth hormones, auxins which will induce root formation, cytokinins which will induce shoot formation। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, अगार, जो कि इसको क्या करके रखेगा, सॉलिडिफाई। जैसे ये बन गया, हम इसके अंदर अपना एक्सप्लांट डाल देंगे, राइट। कुछ दिनों बाद वो एक्सप्लांट किस में डेवलप हो जाएगा, कैलस। व्हाट इज कैलस, अनडिफरेंशिएटेड लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटिक सेल्स, ठीक है। और हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे, मास में। तो यहां पर मैंने वो मास शो किया है, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था कि
जो पूरा टेक्निक है ये एक एसेप्टिक कंडीशन में होगा, राइट। पूरा जो टेक्निक है वो कहाँ होगा, अंडर एसेप्टिक कंटैमिनेशन फ्री कंडीशन में, राइट। सो अब कंटैमिनेशन फ्री कंडीशन करने के लिए भी तो कुछ लगेगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर देखो टेस्ट ट्यूब यूज कर रहा हूँ, तो टेस्ट ट्यूब जो है उसको स्टेरलाइज करना पड़ेगा, राइट। उसको साफ करना पड़ेगा, उसके ऊपर से जो भी कंटामिनेंट्स है उसको हटाना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा मैं एक्सप्लांट यूज कर रहा हूँ, एक्सप्लांट में भी कहीं ना कहीं कुछ पैथोजन हो सकता है, कुछ कंटामिनेंट्स हो सकता है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अब याद रखना है कि अब इसके बाद जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू स्टेरलाइजेशन। कैसे हम हमारे इक्विपमेंट्स को, जो टिश्यू कल्चर में, जो प्लांट टिश्यू कल्चर में इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं उसको स्टेरलाइज कैसे करते हैं। अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स या फिर अलग अलग जो हमारे बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो अलग अलग हम यूज कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, उनको कैसे स्टेरलाइज कर रहे हैं। ओके, सो अभी हमने रिक्वायरमेंट में देखा था कि क्या क्या हमको रिक्वायर्ड मीडिया चाहिए, क्या क्या एक न्यूट्रिएंट मीडिया का कॉम्पोजिशन होता है, राइट। अब इसके बाद एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमको सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं फॉर टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, सभी को स्टेरलाइज करना पड़ेगा। अब स्टेरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासवेयर को कैसे स्टेरलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज न्यूट्रिएंट मीडिया को कैसे स्टेरलाइज कर सकते हैं यूजिंग ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वर्ड आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो मैं बता दूं कि ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर, ठीक है। 5 लीटर्स, 10 लीटर्स, 15 लीटर्स ऐसे करके ऑटोक्लेव का साइज होता है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं हम जो भी हमारे ग्लासवेयर हैं अलोंग विद द न्यूट्रिएंट मीडिया उसको ऐड करके रखते हैं, फिर क्या करते हैं उसको चारों साइड से बंद करते हैं, ठीक है। फिर उसको 20 मिनट्स के लिए बोल सकते हैं इसको हम लोग रख देते हैं, राइट। 20 मिनट्स के बाद फिर जब हम ओपन करेंगे हमारे सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, स्टेरलाइज हो जाएंगे। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 15 LBS, ओके, तो याद रखना है। इसके बाद ये हो गया स्टेरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। अब ग्लासवेयर का स्टेरलाइजेशन हम लोग एक और चीज से कर सकते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल से भी हम स्टेरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लांट को कैसे स्टेरलाइज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 20% इथाइल अल्कोहल और 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड यूज करेंगे, जिससे हमारा एक्सप्लांट भी एसेप्टिक हो जाएगा। अब इसके बाद जहां पर हमको ये पूरा परफॉर्म करना है, राइट, तो वो जगह होगी लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है। अब यहां पर एक यूवी रे होगा, ठीक है। वो जो यूवी रे है वो ऑन कर दिया जाएगा 1 आवर के लिए। क्यों करेंगे ऑन, ताकि वो जो एरिया है जहां पर हम परफॉर्म करने वाले हैं वो पूरा कंटेमिनेशन फ्री हो जाए, ठीक है। अब समझो मैं बता रहा हूं इसको। अब पूलिंग बूथ आपने देखा होगा, पूलिंग बूथ इन द सेंस जहां पर बड़े बड़े बोल सकते हैं डब्बे होते हैं, और उसके अंदर हम जाके फोन वगैरह रहता है तो फोन लगाते हैं। कॉलिंग बूथ, बेसिकली नॉट पूलिंग, कॉलिंग बूथ होता है। तो जो कॉलिंग बूथ है उसके अंदर जो फोन होता है उसके आसपास क्या होता है, पूरा कांच लगा होता है, राइट। अब कांच क्यों लगा होता है, ताकि जो आवाज है वो बाहर ना जाए और ना ही बाहर की आवाज अंदर आए, राइट। सेम चीज यहां पर लेमिनार जो एयर फ्लो है उसको क्या कर रहे हैं, स्टेरलाइज कर दे रहे हैं, नॉट स्टेरलाइज करें, वो जो एरिया है जहां पर लेमिनार एयर फ्लो जो है उससे जो एरिया है उसको स्टेरलाइज कर दे रहे हैं, और वो बिफोर 1 आवर, परफॉर्म करने के 1 आवर पहले। इनॉग्रेशन मतलब एडिशन, ठीक है। सो 1 घंटे पहले ही क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर दे रहे हैं टू यूवी रे, जो एरिया है उसको एक्सपोज कर दे रहे हैं। तो ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको टेक्निक दिख रहा है, हम आगे अब टेक्निक के बारे में बढ़ते हैं। तो याद रखना है कि जो टेक्निक है, ये जो इन विट्रो टेक्निक है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है सस्पेंशन कल्चर, एक है कैलस कल्चर। 2 टेक्निक है, सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर। कैलस कल्चर जो है वो सॉलिड मीडियम पे होगा, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कैलस कल्चर सॉलिड मीडियम पर होगा, और सस्पेंशन कल्चर लिक्विड मीडियम पर होगा, लिक्विड मीडिया पर होगा। लिक्विड मीडिया का मतलब उसमें अगार ऐड नहीं किया जाएगा,
लिक्विड मीडिया मतलब उसमें अगार ऐड नहीं किया जाएगा। याद रखना है इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर दो मेथड से होता है, कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। सो फर्स्ट टेक्निक जैसे मैंने बताया, प्लांट टिश्यू कल्चर को दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एक है कैलस कल्चर, दूसरा है सस्पेंशन कल्चर। सो कैलस कल्चर जो है याद रखना है इट इज परफॉर्म्ड ऑन सॉलिड मीडिया। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये क्या है, कैलस कल्चर का डायग्राम, राइट। तो यहाँ पर जो मीडिया है वो क्या है, सॉलिडिफाइंग है, और सॉलिडिफाइंग क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ अगार। तो अब इसमें जो सेल्स हैं, एक्सप्लांट जो है उसके सेल्स क्या होंगे, लगातार डिवाइड रीडिवाइड होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड कैलस। अब ये ऐसा मास मतलब बहुत ही इररेगुलर शेप का होगा, जो भी मास होगा कैलस का वो इररेगुलर शेप का होगा, बिकॉज ये बहुत ही सॉलिडिफाइंग है। अब जब भी सॉलिडिफाइंग होगा तो क्या होगा, सेल्स जो है वो प्रॉपरली एक शेप में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट इन द सेंस ये जो अगार है, ये जो मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया, ये क्या है, बहुत सॉलिड है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सेल्स है वो बोल सकते हैं अपने आप को वो खुलकर बाहर नहीं आ पाएंगे, कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक अनऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किए गए हैं, ये याद रखना है। अब कैलस जो है उसके अंदर क्या इंड्यूस किया जाएगा, ऑर्गन्स। अब किसका काम आएगा, हार्मोन्स, जो हमने अभी बात की थी। कौन से हार्मोन्स, ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स। ऑक्सीन विल हेल्प इन रूट फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज राइजोजेनेसिस। ऑक्सीन हेल्प्स इन रूट फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज राइजोजेनेसिस। एंड cytokinins helps in shoot formation and the process is known as collagenesis. Collagenesis is nothing but shoot formation. यहां पर सेंट्रीफ्यूज मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूज मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देयर इज नो शेकर इज नीडेड। तो अब यहां पर देखो क्या किया, यहां पर कैलस, यहां पर कैलस से राइट एक्सप्लांट था, एक्सप्लांट ने न्यूट्रिएंट्स लिए, उसके सेल्स डिवाइड रीडिवाइड डिफरेंशिएट होगा इनटू लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटिक सेल्स नोन एज कैलस। कैलस जो है अब हार्मोन्स लेगा, हार्मोन्स लेकर क्या बनाएगा, एक प्लांटलेट। तो ये प्लांटलेट है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये प्लांटलेट है। ऑर्गेनोजेनेसिस इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स व्हिच इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन्स। इसके बाद इसको बाहर निकाला जाएगा और इसको प्रॉपरली पॉट के अंदर जो सॉइल है उसके साथ इसको रख दिया जाएगा, ताकि इट विल डेवलप इनटू अ न्यू लार्ज प्लांट। नेक्स्ट टेक्निक है सस्पेंशन कल्चर, राइट। अब सस्पेंशन मतलब याद रखना है, हम यहाँ पर लिक्विड मीडिया यूज करेंगे। लिक्विड मीडिया मतलब वहां पर अगार नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सेम, ओके। दैट मींस विटामिन्स होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ओके। उसके अलावा हार्मोन्स होंगे, राइट। उसके अलावा सुक्रोज होगा, ये सारी चीजें होंगी एक्सेप्ट अगार। और कैलस कल्चर में हमने देखा देयर इज नो यूज ऑफ शेकर। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शेकर। एजिटेशन होगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज, ओके। अब ये एजिटेशन क्यों होगा, बिकॉज देयर इज प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मीडिया एंड एक्सप्लांट। क्या होगा यहाँ पर, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मीडिया एंड एक्सप्लांट। अब एक और चीज मैं बता दूं कि दोनों में फर्क क्या है, सस्पेंशन कल्चर एंड कैलस कल्चर, और कौन सा ज्यादा बेटर है, राइट। सो सस्पेंशन कल्चर एंड कैलस कल्चर जो इनमें फर्क यही है कि कैलस कल्चर में कैलस फॉर्म हो रहा है, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ लूजली अरेंज्ड कैरेनकाइमेटिक सेल्स, मास फॉर्म हो रहा है सेल्स का। पर यहां पर क्या होगा कि जो एक्सप्लांट होगा वो 2-4 इतने ही सेल से होगा, और यही सेल्स आगे जाके डायरेक्टली क्या बनाएंगे, अ न्यू प्लांट। अब ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले ही जस्ट बताया है कि अगार जब भी डालेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, राइट। तो वहां पर सेल्स को जगह नहीं होगी बाहर आने के लिए, राइट। जबकि लिक्विड में यहां पर अपोजिट होगा, लिक्विड है, राइट। तो देयर आर, बोल सकते हैं कि सेल्स ऑटोमेटिकली डिवाइड होंगे, रीडिवाइड होंगे, तो कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ओके। सो ये याद रखना है। अब कौन सा बेटर है, तो याद रखना है सस्पेंशन कल्चर बेटर है, क्योंकि यहां पर ये जो टेक्निक है ये जल्दी होगा, बिकॉज कैलस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कैलस कल्चर में कैलस का फॉर्मेशन होता है, पर यहां पर कैलस फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड टेक्निक, दैट इज सस्पेंशन कल्चर ओवर कैलस कल्चर, ओके। ये दो टेक्निक है टिश्यू कल्चर के। अभी याद रखना है कि ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसमें जो सेल्स है वो न्यूट्रिएंट पूरा क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, राइट। ये जो मेरा एक्सप्लांट है, सपोज यहाँ पर एक कैलस है, राइट। तो कैलस के अंदर जो न्यूट्रिएंट है
एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, राइट। ये जो न्यूट्रिएंट है इस टेस्ट ट्यूब में, उसको कैलस क्या कर लेगा, पूरा खा लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग मतलब कुछ हिस्सा इसका क्या कर देंगे हम, एक न्यू फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड करेंगे। सब कल्चरिंग मतलब हम जो एक्सप्लांट का हिस्सा है या तो जो कैलस का थोड़ा सा हिस्सा है उसको एक फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में रख देंगे। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कल्चरिंग मतलब याद रखना है कि जो हमारा सेल है या जो हमारा एक्सप्लांट या कैलस है उसको एक फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा जाएगा, बिकॉज यहाँ का न्यूट्रिएंट खा लेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट फिर टेस्ट ट्यूब में बचेगा नहीं, तो दे में डाई, मर सकते हैं, राइट, क्योंकि न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट सारा खत्म कर दिया उन्होंने। तो ये याद रखना है, दिस इज अबाउट द टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये पूरा डिटेल है अबाउट टिश्यू कल्चर, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डेफिनेशन, उसके बाद जिसने डिस्कवर किया, देन सेलुलर टोटीपोटेंसी, ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन सेलुलर टोटीपोटेंसी। टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है इट इज बेस्ड ऑन सेलुलर टोटीपोटेंसी, ठीक है, याद रखना। और यहां पर आप लोग एक और चीज देख सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर में एक फर्क और दिखाई देगा। प्लांट ब्रीडिंग में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे थे, मेटिंग, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, पर जब टिश्यू कल्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं इट इज टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किस टाइप का है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो ये टिश्यू होगा, जिस प्लांट से ये टिश्यू आया है, जिस प्लांट से ये एक्सप्लांट आया है, तो जब आगे का नया प्लांट बनेगा ये कहीं ना कहीं आइडेंटिकल होगा, राइट। तो ये याद रखना है कि जो एक्सप्लांट है, ये एक्सप्लांट सपोज मैंने एक प्लांट से निकाला है, राइट, तो जो जब भी ये एक्सप्लांट से नया प्लांट बनेगा क्या होगा, आइडेंटिकल। तो कहीं ना कहीं याद रखना है कि टिश्यू कल्चर जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके का काम कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट टिश्यू कल्चर।